हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IAS PCS हमसफ़र। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे कि 68 बीपीएससी में जीएस पेपर 1 के अंतर्गत जो करेंट अफेयर्स और IR से जो क्वेश्चंस पूछे गए वह क्या पूछे गए और आगे की रणनीति हमारी क्या हो। तो जैसा कि आपको पता है कि करेंट और IR वाले सेक्शन जो हैं वह जीएस पेपर 1 के अंतर्गत पूछे जाते हैं। पहले 3 क्वेश्चंस पूछे जाते थे, अभी भी 3 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, लेकिन अब क्या शॉर्ट नोट्स हैं जो इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, जिसमें से एक क्वेश्चन कंपलसरी कर दिया गया है और उसके अंदर 5 क्वेश्चंस आपको लिखने हैं शॉर्ट नोट्स, यानी 5 बार आपका है ना दिमाग चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द टॉपिक। मीन्स चुनौती बढ़ी है। तो देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं और फिर आगे की रणनीति आपकी क्या हो। तो देखिए, हम बात करें सबसे पहले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे सेक्शन 2 के अंतर्गत जो शॉर्ट नोट्स पूछे गए हैं वह क्या है। पूछा गया कि वेयर वाज द 18th नेशनल स्काउट्स एंड गाइड जम्बोरी ऑर्गेनाइज्ड। एक तो देखिए फैक्ट टाइप का हो गया, कहाँ हुआ है ना, और इसका ऑब्जेक्टिव पूछ दिया गया। अभी पता होगा तभी यह चीज़ें लिखी जाएगी। तो यह प्रीलिम्स टाइप का यहाँ से क्वेश्चन एक छोटी न्यूज़ से है जो पूछ दिया गया, तो चीज़ें थोड़ी गड़बड़ाती है। आगे देखिए, अगला देखिए, एक्सप्लेन द मैंडेट ऑफ यूनाइटेड नेशन, है ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क इन मैनेजिंग द पीस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 16। अच्छा, ऊपर वाले क्वेश्चन की हम बात करें हिंदी में तो क्या है, 18वीं राष्ट्रीय स्काउट्स एवं गाइड जम्बूरी का आयोजन कहाँ किया गया, इसके उद्देश्यों का वर्णन करना था, है ना, जिसका उद्घाटन है जो माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था, है ना, जिसके कारण से यहाँ से क्वेश्चन बना दिए गए। अब देखिए इसके अंतर्गत क्या है कि राष्ट्र संघ लोक प्रशासन नेटवर्क UNSDSN का आपने नाम सुना हो, के शांति एवं सुदृढ़ संस्थाओं के प्रबंधन के सतत विकास उद्देश्य, आपने पढ़ा होगा SDG गोल्स, है ना, SDG गोल्स जिसके अंतर्गत 17 गोल हैं, 169 टारगेट है और इसे 2030 तक क्या करने हैं, कंप्लीट करने हैं सभी टारगेट्स को। और उसमें आप देखेंगे तो 16 नंबर का जो टारगेट है उसके लिए क्या है, गोल को अचीव करने के लिए पार्टनरशिप करने, उसी से संबंधित यहाँ पे चीज़ें पूछी गई है। इसके बाद देखिए, डिस्कस द राइट बेस्ड ई सर्विस डिलीवरी सिनेरियो ऑफ बिहार, बिहार के अधिकार आधारित ई सेवा प्रदायगी परिदृश्य का वर्णन कीजिए। जैसे नहीं, घर बैठे आप जातीय, आवासीय और भी कई सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं, है ना, आप प्राप्त कर लेते हैं, तो उसी के संदर्भ में यहाँ पे RTPS से संदर्भ में कई सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी गई है। अब तो ऑनलाइन मैप वगैरह भी है जो मीन्स आप कर दीजिए, चीज़ें घर पे चली जाएगी। तो बिहार कई मामलों में, है ना, ई गवर्नेंस में आगे पहुंचा हुआ है, तो उसी के संदर्भ में यहाँ पे चीज़ें मेंशन करने थे। इसके बाद देखिए, डिस्क्राइब द एफर्ट्स मेड इन द फील्ड ऑफ सोलर पावर जनरेशन इन द स्टेट ऑफ बिहार, बिहार राज्य में सौर उत्पादन के क्षेत्र में किए गए प्रयास का वर्णन कीजिए, है ना। आपने सुना होगा ऊपर बिजली नीचे मछली, दरभंगा वाला, जो कि प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा गया था उससे 68 वाले में। तो सौर उत्पादन के क्षेत्र में आपको यहाँ पे चर्चाएं करनी थी। और भी आपने सुना होगा कि ग्रीन टाउन वगैरह बनाने हैं, आपका रूफटॉप सोलर पावर प्लांट हैं जो लगाने हैं, तो इनसे संबंधित कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है। फिर भागलपुर, कटिहार, पीरपैंती वगैरह जगह है जहाँ पे आपको क्या करना है ना, इसके प्लांट है जो लगाए जा रहे हैं। तो ये सभी बात हैं जो यहाँ पे मेंशन करने थे। इसके बाद है जो क्रिटिकली एग्जामिन द फीचर्स ऑफ सेल्फ रिलायंस बिहार 7 निश्चय 2020 से 25 प्रोग्राम फॉर गुड गवर्नेंस, यानी सीधा यहाँ पे फीचर्स इसका पूछ दिया गया है कि आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय सुशासन कार्यक्रम के, है ना, विशेषताओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अब सोचिए, है ना, यहाँ पे एक पेज आप 7 निश्चय लिखेंगे ही उतना में ही
चीज़ें कंप्लीट हो जाती है। अब कहाँ से भाई आलोचनात्मक परीक्षण करें, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछा गया इस तरह से, तो आपको करना ही है। 2 पेज वहाँ दिए जाते हैं। अब 2 पेज लगाए तो 5 दूना 10 पेज तो भाई यही में चल जाएगा, यदि आप बहुत बढ़िया से लिखना चाहेंगे तो। ठीक है, तो यह आदत डालनी पड़ेगी इसको लेकर करके। अगला है, व्हाट आर द ड्राफ्ट रेगुलेशंस अनाउंस रिसेंटली बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसे यूजीसी बोलते हैं, टू ओपन द डोर फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटीज टू सेट अप कैंपसेस इन इंडिया। व्हाट प्रोस्पेक्ट्स डू यू विजुअलाइज अबाउट देयर इम्पैक्ट ऑन हायर एजुकेशन इन इंडिया? डू यू थिंक it will be a game changer? Give arguments in support of your answer. अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो न्यूज़पेपर को रेगुलर है जो देख रहा होता है कि क्या विभिन्न प्रकार की डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, वहाँ से क्वेश्चन है भाई, है ना, कि भारत में विदेशी विश्वविद्यालय को कैंपस स्थापित करने के लिए दरवाजा खोलने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा हाल ही में, है ना, घोषित किया गया है, मतलब एक ड्राफ्ट इसका तैयार किया गया है कि फॉरेन यूनिवर्सिटी आकर करके, जैसा कि आपने सुना होगा न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी आई है 2020, इसके तहत कहा गया है क्या कि एजुकेशन का लेवल को हाई करने के लिए हमारे यहाँ फॉरेन यूनिवर्सिटी भी हैं जो खोले जा सकते हैं। तो इसी को लेकर करके है। अब भारत में उच्च शिक्षा पर अनेक प्रभावों के बारे में कैसी संभावनाओं की कल्पना करते हैं? क्या आपको लगता है कि यह खेल परिवर्तक होगा? अब देखिए यहाँ पे दिक्कत क्या है ना, कि डायरेक्ट ऐसा लग रहा है गूगल का ट्रांसलेशन गेम चेंजर का लिख दिया है, खेल परिवर्तक। ठीक है, खैर अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिए, होप कि आप क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। सिंपल सी बात है, इसको जोड़ना था न्यू एजुकेशन पॉलिसी से, और इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया कि यूजीसी ने क्या किया है, अनुमति दे दिया है, तो उसके लिए किसी प्रकार का ड्राफ्ट तो होना चाहिए, है ना। तो उसी के संदर्भ में कि वो ड्राफ्ट के बारे में लिखना है, यही इसका मेन बात यहाँ पे छिप गई। इसके बाद देखिए पॉसिबिलिटी वाली बात, 2 बातें हो गई, और इसके बाद है जो है ना गेम चेंजर कैसे होगा, यह बात लिख देने हैं, बस चीज़ें हो जाएगी। तो यही 3 सेक्शन में बांट कर करके इसका आंसर है जो दिया जाना था। इसके बाद है जो हम बात करें इन द वेक ऑफ, इसका और में क्वेश्चन है, इन द वेक ऑफ इट्स क्रिटिसिज्म बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली क्रिटिकली एग्जामिन द डॉक्ट्रीन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, है ना। आपको पता होगा 24 अप्रैल 1973 वाली बात। ठीक है, 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती बात, और वह चर्चा में रहा था। ठीक है, तो पूछ दिया गया भाई, और ये एग्जाम हुई है ना, लगभग 17 या 18 मई 2023 को, और 24 अप्रैल के बाद ही आता। तो जो चीज़ें चर्चा में होती, क्वेश्चन पूछ दिया जाता। अब देखिए तो क्या बोला गया, इन द वेक ऑफ इट्स क्रिटिसिज्म बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली क्रिटिकली एग्जामिन द डॉक्ट्रीन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, है ना, half a century ago. Do you think this debate will prove to be a point of clash between executive and the judiciary in near future? Give arguments. आधी सदी पहले भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए बुनियादी, है ना, ढांचे का सिद्धांत, जिसे आधारभूत संरचना का सिद्धांत भी कहते हैं, के बारे में हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्वारा आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्या आप समझते हैं यह बहस कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच निकट भविष्य में टकराव का मुद्दा साबित होगा? तर्क दीजिए। अब यह देखिए, जिन्हें पॉलिटी की ठीक ठाक ज्ञान है, जीएस पेपर 2 के लिए, है ना, आप तैयार कर रहे होंगे। अच्छा सॉरी, हमने जीएस पेपर 2 के हिसाब से यह डेट बोला, है ना। यह एग्ज़ाम हुआ था 12 मई को, है ना, सॉरी फॉर डेट। जीएस पेपर 1 है ना, जीएस पेपर 2 है जो 18 को हुआ। फिर भी यह क्वेश्चन है जो पूछे गए, तो मतलब ज़्यादा अंतराल है। क्या आप, है ना, समझते हैं कि यह बस क्या कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच है जो टकराव हो? तो आपको पता होगा कि हमारे क्या है, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, है ना, फेडरलिज्म है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या है
कि एक स्टेट गवर्नमेंट होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट है, और यहाँ पे जुडिशियरी क्या है, इंटीग्रेटेड हमारे यहाँ नहीं है, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है ना। आप देखेंगे तो सरकार के 3 अंग क्या क्या, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, जिसमें हमारे यहाँ यह दोनों तो क्या है, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते, लेकिन यह इंडिपेंडेंट रूप से काम करता। ठीक है, तो इसी के कंटेक्स्ट में है जो आपको आंसर करना है। इसका मतलब चीज़ें समझदारी पे विकसित हैं, मतलब बेस्ड हैं, समझदारी के आधार पे चीज़ें। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्या पूछा गया, डू यू थिंक इंडिया मस्ट रिक्लेम द लीडरशिप ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड through its ambition to steer the G20 summit in Delhi to success later this year, despite India's own enduring developmental challenges. Do you think India faces the real difficulty of uniting the global south in pursuit of common goals? Write your answer with convincing arguments. क्या आपको लगता है कि इस साल के अंत में दिल्ली में होने वाले, आपको पता होगा सितंबर में हुआ था, ठीक है, तो दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन को अपनी अस्थायी विकासात्मक चुनौतियों के बावजूद भारत को अपनी महत्वाकांक्षा के माध्यम से सफल बनाने के लिए विकासशील दुनिया है ना के नेतृत्व को पुनः प्राप्त करना चाहिए। कि आपको लगता है कि भारत को दक्षिण विश्व को आम लक्ष्यों की खोज में एकजुट करने में वास्तविक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ना। उत्तर जो अपना उत्तर है ना, ठोस तर्कों के साथ लिखिए। अब देखिए यहाँ पे चीज़ें आपको सीधी नहीं दिख रही होगी, सपाट टाइप की क्वेश्चंस नहीं दिख रही होगी। अब देखिए तो यह G20 का समिट वो आपका सितंबर में तो चीज़ें प्लान्ड होती है ना। तो G20 के समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं और भारत में हो रही हैं, तो यह भारत आपको पता होगा कि ग्लोबल साउथ का पार्ट है। खैर इस क्वेश्चन का आंसर हमें क्या लिखने थे, है ना, कि इंडिया के पास जो चुनौतियां हैं अस्थाई वाली है ना, तो भारत यदि ग्लोबल साउथ का लीडर बनता है, इसके पास खुद ही चैलेंजेज हैं, तो पहले है ना इसको यह दिखाएगा है ना कि हम कैसे एड्रेस करेंगे, तभी तो कोई नेता किसी को मानेगा कि हाँ ही और सी कैन या इट कैन, कंट्री के रूप में इट है ना, इट कैन एड्रेस द इशूज है ना। तो यह है जो इशू को एड्रेस कर सकता है, तो हमारी भी समस्याओं को है जो प्रभावी ढंग से सोल्व कर सकता है, इसमें सहायक हो सकता है, तभी तो हम नेता मानेंगे। तो क्या बोला जा रहा है कि चुनौतियों के बावजूद अपनी महत्वाकांक्षा के माध्यम से सफल बनाने के विकासशील दुनिया के नेतृत्व को पुनः प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, तो इस संदर्भ में चुनौती क्या है और है ना यह जो किस प्रकार से यह करेगा, तो अभी के हिसाब से तो क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन थीम तो क्या है, G20 है आपका, थीम G20 है। तो ऐसा नहीं कि हाँ G20 में लिखना है कि हाँ मतलब यह शामिल है, यह देश है, ठीक है, और इसकी GDP इतनी है, तो वहाँ पे एक फैक्चुअल टाइप की नहीं है, चीज़ें समझ कर करके आंसर करनी। फुल्ली भारत के कंटेक्स्ट में चीज़ें हैं और ग्लोबल साउथ के कंटेक्स्ट में चीज़ें। क्या आपको लगता है कि भारत को दक्षिण विश्व को आम लक्ष्य है ना, कॉमन जो गोल्स हैं, ठीक है, वो एकजुट करने में वास्तविक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ग्लोबल साउथ की जो कॉमन प्रॉब्लम्स है, इसको है जो G20 के मंच पे उठाया गया। तो यह पहले से ही चीज़ें प्लानिंग चल रही थी, तो जो रेगुलर हैं जो चीज़ों को कवर कर रहे होंगे तो वही आंसर लिख पाएंगे। अगला देखिए, इवेल्युएट द रोल ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन एसेस एंड रिसोर्स मैनेजमेंट अबाउट द सपोर्ट ऑफ सीरिया एंड तुर्की अर्थक्वेक डिजास्टर। तो सीरिया और तुर्की में भूकंप आया था, है ना, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसके लिए कोई ऑपरेशन चलाया गया था, है ना, तो भारत के द्वारा, तो कौन सा ऑपरेशन था। खैर ऑपरेशन दोस्त का आपने नाम सुना होगा। सीरिया एवं तुर्की भूकंप आपदा सहायता में संयुक्त राष्ट्र की पहुंच एवं संसाधन प्रबंधन की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। यानी यूनाइटेड नेशन के द्वारा
है, क्या एफर्ट किए गए, है ना। मतलब यहाँ पे रोल पूछा जा रहा है किसमें, जो इनके रिसोर्स मैनेजमेंट थे किस प्रकार से किए गए, क्या है ना, किस वे में है जो पहुंचाया गया, कितना पहुंचाया गया, कितना जल्दी पहुंचाया गया, इस वे में आंसर आपको फ्रेम करने थे। तो आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से बाइलेटरल रिलेशन से संबंधित क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। इस बार इनका फोकस कहाँ चला गया, पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन पे, यूनाइटेड नेशन, G20, दोनों में से कोई एक लिखने तक है। इसके बाद आपने इधर देखा, तो इधर क्या आपने देखा, तो यहाँ पे पॉलिटी से संबंधित और पॉलिसी से संबंधित चीज़ें आ गई, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्या है, तो एक छोटा सा जो प्रेसिडेंट की विजिट थी वहाँ से क्वेश्चंस उठाए गए। इसके बाद यह क्वेश्चन तो पुराना चल रहा है, यूनाइटेड नेशन वाली स्टैटिक टाइप की हो गई। इसके बाद यहाँ पे भी नॉर्मली आप जीएस पेपर 2 की आप तैयारी करते तो यह वाली क्वेश्चन को ऐसे भी आप लिख पाएंगे। इसके बाद सोलर पावर जनरेशन वाली भी बात साइंस टेक में आप जनरली पढ़ते, वहाँ से चीज़ें कवर हो जाती। इकोनॉमिक्स में भी चीज़ों को पढ़ते, और 7 निश्चय 2 को भी। इसका मतलब क्या है कि आपका फोकस जीएस पेपर 2 पे होगा यदि अच्छा, तो जीएस पेपर 1 की क्वेश्चंस लिखने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी, है ना। और यहाँ से आप मार्क्स को है जो जीएस पेपर 1 को बूस्टअप करने हैं, इसका मतलब है कि जीएस पेपर 2 को आपको अच्छा करने हैं। जीएस पेपर 2 अच्छा होगा, उसमें मार्क्स बढ़ेगा, जीएस 1 में भी बढ़ेगा, और ओवरऑल मेरिट लगाने में इन दोनों पेपर का बहुत बड़ा योगदान होता है ना। बहुत लोगों को कम मतलब एवरेज मार्किंग मिलते भी हैं, लेकिन है ना, जिनका दोनों पेपर बैलेंस जाता, अब तो ऐसे कर दिया गया, किस प्रकार की मार्किंग होती है पता नहीं, ठीक है। लेकिन 67th में भी आप देखेंगे तो ऊपर नीचे गई है मार्क्स, है ना। जीएस पेपर 1 में भी कई लोग का अच्छा मार्क्स है, और इवन हमने एक का देखा है ना 160 प्लस जीएस पेपर 2 में, जो कि अमूमन नहीं देखा जाता है, ठीक है। तो अपने आप में यह काबिले तारीफ है ना। 150 के आसपास है, लेकिन 167 के आसपास था, 67 या 63 समझ सकते हैं, है ना, जो कि बहुत अच्छा मार्क्स है जो माना जाएगा। तो यह सिलेक्शन है जो भाई उनको दिलवा दिया हो, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार के क्वेश्चन है जो पूछे जा रहे हैं, तो आपको फोकस करने पड़ेंगे, है ना, बड़ा ही माइन्यूटली, किस चीज़ को, करेंट अफेयर्स को। और उसमें चीज़ों को हमें कहाँ ध्यान रखना है कि जीएस पेपर 2 के कई सारे टॉपिक्स हैं जो कि करंट में है, और वहाँ से क्वेश्चन जीएस पेपर 1 में पूछ दिए। 67th में भी देखेंगे तो 1 नेशन 1 इलेक्शन पूछा गया, ठीक है। तो पॉलिटी और गवर्नेंस से संबंधित चीज़ें पूछी जा रही है जीएस पेपर 1 में, अर्थात करेंट अफेयर वाली सेक्शन। तो आपको ओवरऑल है जो अच्छे से तैयारी करने हैं। तो पहला तो अब देखिए, तो यहाँ पे आप तैयारी क्या करेंगे, है ना। इसका मतलब है 114 नंबर आपका में बहुत बड़ा रोल होगा आपका करेंट अफेयर्स की जो घटनाएं आप सुनते हैं उसकी, है ना। आप रट कर करके इसके आंसर को आप नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। मसौदा भाई कौन याद रखता, नहीं याद रखता, लेकिन हाँ विकल्प है कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर संबंधित चीज़ों को यदि सुन रखा होगा तो लिख पाएगा कि क्या उन्होंने बोला, ठीक है। तो चुनौती बढ़ रही है, लेकिन उसको लेकर करके टेंशन नहीं लेने हैं। पहला हमारा फोकस स्टैटिक पोर्शन को है जो बेहतर करने पे हो, है ना, और उसके बाद है जो साथ में चीज़ों को, है ना, न्यूज़पेपर वगैरह से कवर करते रहने। चलिए फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। किसी प्रकार का कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। साथ ही पीडीएफ वगैरह के लिए आप अपने टेलीग्राम चैनल, है ना, कैरियर हम सफ़र को आप ज्वाइन कर लेंगे। कैरियर हम सफ़र, है ना, और एक और है ना, ISPCS हम सफ़र, ISPCS हम सफ़र, ठीक है। तो इन दोनों टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेंगे। कई सारी मेंस से रिलेटेड आपको कंटेंट यहाँ पे मिलेंगे, और कई सारी और भी प्रीलिम से संबंधित चीज़ें भी आपको मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।